चलें करें शुरू कर लें, आ गए सभी लोग। चलो इस सेशन को यार शेयर भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। मैच तो मैं देख तो नहीं पाया बट मैंने हाईलाइट बाद में देखी और स्कोर भी जब देखा तो मतलब थोड़ा अच्छा तो लगता है यार। ऐसे ऐसे मैचेस होने चाहिए, बीच बीच में काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ आपको मैच से सीखने को क्या मिला। ठीक है, मैच देखा, मज़ा आया, वो सब चीज़ें तो चलता रहेगा ना, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। बट आज के मैच से आपको क्या सीखना चाहिए? आज के मैच से देखो आपको ये सीखना चाहिए कि अगर आप एक साधारण इंसान हो, साधारण इंसान का मतलब आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो और आपका सामना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से हो रहा है, तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर एक ऑर्डिनरी इंसान भी ठान लेता है ना, तो बड़े से बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के सामने भी बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्पीट करता है। सामने देखो कैसे कैसे बॉलर्स प्रेजेंट थे, मिचेल स्टार्क था, हेजलवुड था और आपका पैट कमिंस था, नेथन लायन था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ क्या कि जो प्लेयर्स मैदान में गए ना, वो इस बार ठान के गए थे कि यार ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम जाते हैं सामने, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, पर पूरा का पूरा अपना 100% बेस्ट एफर्ट देंगे और जितनी हमारी एबिलिटी, उस एबिलिटी पे तो हम पूरा का पूरा खेलेंगे। तो हमें रियल लाइफ में भी यार इन सारे इंसिडेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलना चाहिए। हमें देखना नहीं चाहिए कि अगर गेट में किसी की रैंक टॉप 100 में आ रही, हमारी 300 पे आ रही, बट बात होती है किसी दिन ठानने की। अगर किस दिन आपने ठान लिया कि यार ठीक है, आज तो मैं मुकाबला करके रहूँगा, नो मैटर वॉट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना, बट मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे। और देखो हर कोई बोलता है ना कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, अपना टाइम आ जाएगा, अपना टाइम आ जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है ना यार, टाइम आए नहीं आए, आप इतनी मेहनत करो ना कि आपका बाद में टाइम आए भले ना आए, बट आपका पूरा का पूरा दौर आना चाहिए। मतलब जब आप उस टाइम पे जब आप सक्सेस को अचीव करो ना, तो फिर आपके सक्सेस ऐसा नहीं होना चाहिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन की सक्सेस है, मतलब फिर पूरा का पूरा आपका दौर चलना चाहिए सक्सेस का, वो पूरा का पूरा एरा आपका होना चाहिए। तो इस लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, इस लेवल पे आपको सामने वाले को फेस करना पड़ता है। तो वो फेस करने से कभी घबराओ मत, कभी घबराओ मत। आपके अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा क्षमता है, जितनी आप सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा क्षमता आपके अंदर है। तो धीरे धीरे मेहनत करके उस क्षमता को बाहर निकालिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसी नोट के साथ ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देना चाहूँगा 1 मिनट। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं 1 मिनट आपको ये देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू करिए। चलो आंसर यार, फटाफट आंसर, आंसर नहीं रुकना चाहिए। बाकी जितनी बातें हैं वो तो सेकेंडरी है, बट अपना मेन काम क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो फटाफट आप आंसर देते जाएंगे, बीच बीच में मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करता जाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मैं आपको कुछ और इनसाइट चीज़ें बताऊंगा। तो वो एज अ रिवॉर्ड आप ले सकते हो, या फिर ऐसा आप समझ सकते हो कि मैं आपको अपनी एडिशनल बातें या फिर जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब प्रोवाइडेड आपने आधे घंटे मन से पढ़ाई करी, 40 मिनट्स मन से पढ़ाई करी, फिर मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ, मे बी वो आपको हेल्प करे। ठीक है, चलो। तो इसमें सभी लोगों ने कैलकुलेट किया, सी ऑप्शन आ रहा है काफ़ी लोगों का, सिद्धांत का, कनिष्ठा, अनुराग, सौरभ, आशीष, और काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है यार, चलो ठीक है, सी ऑप्शन काफ़ी लोगों का आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमास आने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमास का मतलब क्या है यार, कि आपको कितने क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 3x⁴ माइनस 16x³, बस एक सिंपल सा पॉइंट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यही था एक्सप्रेशन, यस। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यार, अगर आप बाय द वे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, तो आपको मिल जाएगा 12x³ माइनस 48x², ठीक है, प्लस 48x = 0। यहाँ से अगर हम लोग 12 कॉमन ले लें, तो x² माइनस 4x प्लस 4 = 0। यहाँ से आपको क्या मिला, x = 0 और x = 2, 2। पहले तो ये बता दो क्या ये ठीक है, चेक करिए और बताइए। आर यू कन्विंस्ड विद दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एवरीवन? ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कन्विंस विद दिस क्रिटिकल पॉइंट कि एक x = 0 आ रहा है और दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक x = 0 ऑब्वियसली और एक x = 2। ठीक है, यस, फाइन। तो ये दो पॉइंट्स मिले, बट आपको इन दोनों पॉइंट्स को देख के डायरेक्टली ये नहीं बोल देना चाहिए कि आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली उसने मेंशन कर रखा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व इज सेट टू बी एक्सट्रीमम इफ इट इज लोकल मैक्सिमम या तो लोकल मिनिमा। ठीक है, तो दो ही पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को ही क्या बोलना चाहता है वो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को ही वो एक्सट्रीमम पॉइंट्स बोलना चाहता है।
जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हो ना, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलते हैं, दे कैन बी द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ द मिनिमा, लोकल मिनिमा, ऑब्वियसली मैं लोकल वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, दे कैन ऑल्सो बी द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एंड दे कैन ऑल्सो बी अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो मैक्सिमा बनता है ना तो मिनिमा, आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है या तो डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है। तो कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज निकाल के जजमेंट नहीं लेंगे, आप या तो वेवी कर्व बना के जज करो या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी जज करिए। आइए चेक करते हैं यहाँ पे वेवी कर्व लगाते हैं। तो जरा यहाँ पे चेक करिए, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या क्या आया था यहाँ पे एफ डैश एक्स का 12, तो एफ डैश एक्स हमको मिल गया था 12x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये दे रखा ना 12x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही मिल रहा आपको। चलिए आइए बनाते हैं इसका वेवी कर्व। जो आप इसका वेवी कर्व बनाओगे, ये मिल गया आपको x और यहाँ पे आपको मिल गया 2, ठीक है, मिल गया 2, ये मिल गया 0। आपने देखा यहाँ पे इसका पावर 1 था, इसका पावर 2 था, सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पावर इवन थी तो साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 आ रहा है वो कम से कम आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता तो साइन इस पॉइंट पे जरूर चेंज होना चाहिए था आपके एफ डैश एक्स का। तो जरा इसको चेक करिए और थोड़ा दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए कि क्या आपको लगता है कि जो x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट था, इसको हम कुछ बोल सकते हैं क्या? x इक्वल टू 0 तो मुझे साफ साफ दिख रहा है माइनस से प्लस, मतलब x इक्वल टू 0 पे तो लोकल मिनिमा है, ठीक है, इस पे तो लोकल मिनिमा है फॉर श्योर। बट व्हाट अबाउट दिस x इक्वल टू 2, है ना, वी आर नॉट श्योर। अगर श्योर नहीं हो तो किसके पास जाएंगे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। आइए लगाते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको यहाँ से मिल रहा है 12x, देखिए एफ डैश एक्स आपको दे रखा था 12x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो 12x को तो मैं ऐसे ही रख लेता और इसको मैं कर देता 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से मैं कर लेता 12 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे अपना पॉइंट डाल के देखते हैं, अगर आप एफ डबल डैश 2 कैलकुलेट करते, सो आई होप एवरीवन कैन ऑब्जर्व आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सभी का आंसर 0। तो जो आप एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब ये पॉसिबल सैडल पॉइंट हो सकता था। तो आप क्या करोगे, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 24, चलो मैं इसको क्या करता हूँ ना, मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ आपके लिए, 24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 या 48x कर दो पूरे को डिफ्रेंशिएट अगेन, सो दिस विल बिकम 48x माइनस 48 प्लस 12 इंटू 2 टाइम्स x माइनस 2। आई थिंक ये करेक्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन करेक्ट है। एक बार आप चेक कर लेना कि 24 एक्स स्क्वायर माइनस 48x, ठीक है ना, ओके। चलो तो अब क्या करते हैं, अब इसमें पुट करके देखते हैं एफ ट्रिपल डैश 2 को। तो जब आप इसमें पुट करोगे एफ ट्रिपल डैश 2 तो कोई आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, दिख रही है ना। अब आपका एफ ट्रिपल डैश पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 वॉज वॉट, सैडल पॉइंट। समझ आ गया ना सभी को? चेक कर लो, आया? चेक करके बताइए आप मुझे, क्या जो एफ डबल डैश 2 पे पॉजिटिव आते ही आपको पता चल गया ना एक्स इक्वल टू 2 सैडल पॉइंट है, यस और नो? चेक करिए और बताइए। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अगर मान लो सैडल पॉइंट ही पूछा होता है इस क्वेश्चन में, तो आप सिंपली इसका एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते, कहाँ गया ये, और इसी को वेवी कर्व पे प्लॉट करके चेक कर लेते कि एक्स इक्वल टू 2 पे साइन चेंज होना चाहिए था। आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो एक्स इक्वल टू 2 पे आपको साइन चेंज दिख जाएगा, चाहो तो आप चेक भी कर लेंगे। समझ आया सभी लोगों को? फाइन। तो अब क्वेश्चन में आप मुझे बताओ सही आंसर। क्वेश्चन में पूछ रहा था द पॉइंट ऑन द कर्व इज सेट टू बी एक्सट्रीमम इफ इट इज अ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। तो बोल रहा है अगर उस पॉइंट के अराउंड वैल्यू घट रही है या फिर उस पॉइंट के अराउंड वैल्यू बढ़ रही है तो ही हम उसको लोकल एक्सट्रीमम बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको लोकल एक्सट्रीमम नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन में फाइनली आपसे पूछा है कि कितने डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमास एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट एक तो वर्ड यूज किया है, दूसरा पूछ रहा है एक्सट्रीमा की बात यहाँ पे हो रही, तो आंसर कितना हो जाएगा? अब बताओ सही आंसर। आंसर विल बी बी। समझ आ गया ना? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। तो
तो कल भी मैंने आपको सिखाया था, ये स्टेटमेंट भी बहुत क्लियरली बताया था कि जब भी किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को आप कैलकुलेट करते हो, है ना, तो वो क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वो शायद लोकल मिनिमा हो, शायद लोकल मैक्सिमा हो, शायद क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट बताया था। सेकंड पॉइंट बताया था, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सैडल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू ही कैलकुलेट होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे सैडल पॉइंट्स भी हो जो क्रिटिकल पॉइंट्स का पार्ट ना हो, बट जो आप f'(x) का वी कर्व बना रहे हो तो वो वहाँ पे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे साइन चेंज कर रहे हो। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया? जल्दी से कंफर्म कर दो यार, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसको देख के आंसर मत कर दो। डिस्टिंक्ट बोला है तो यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, आंसर 2 कर लिया, है ना। अभी आपने बताया तो नहीं, तो x=0 को तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जज कर लिया, और फिर इसके लिए तो थोड़ा बहुत सैडल पॉइंट वाले पॉइंट्स को कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ बनाओ, डायरेक्ट आंसर बताओ। मैंने शॉर्टकट बता दिया इस क्वेश्चन को करने का। ग्राफ बनाइए, इसका आंसर लेके आइए। ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो कॉमन सेंस से सोचो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं यार फटाफट सॉल्व। इसको क्या हो रहा है, एक सेकेंड। चलो यार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सेशन को शेयर भी कर दो यार। सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। आज तुम्हारी स्पीड थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 4 क्लासेस। पहले 4 क्लासेस में तो मतलब मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कब 2 घंटे निकल गए, क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे और ज़्यादातर आंसर्स करेक्ट आ रहे थे आप सब लोगों के। चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल कॉमन सेंस। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f(x)=this, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने में, है ना? ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब ज़रा देखो ध्यान से, अगर अंदर वाली चीज़ स्क्वायर है, अब ये वैल्यूज़ डाल के देख लो। इन्फिनिटी डालोगे तो वो इन्फिनिटी का स्क्वायर कर देगा, 0 डालोगे तो वो 1 का स्क्वायर कर देगा, मतलब तब भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी। बट अगर आपने इसमें 1 डाल दिया तो आप देखो ये वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, 0। ठीक है, या इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इनफैक्ट ऐसा मुझे लिखना चाहिए था, बट दोनों मोर और लेस सेम है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो ये हमेशा आएगा पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ डाल के चेक कर लो। इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो भी स्क्वायर होने के बाद इन्फिनिटी ही पहुँच जाएगा, 0 डालोगे तो आपको 1 जैसा कुछ सिग्नल मिल जाएगा, 1 डालोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो या तो ग्राफ से कर सकते थे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो और क्वेश्चंस को एक बार में सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, सिर्फ इन्हीं को नहीं दिख रही या बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही है? अगर सिर्फ आपको नहीं दिख रही तो मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, और अगर बाकी लोगों को दिख रही और आपको नहीं दिख रही तो आप कुछ अरेंजमेंट कर लो। चलो यार चेक करो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपसे पूछा है इन द इंटरवल -3 to 3। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, और एंड पॉइंट्स। दो चीज़ें चाहिए होती हैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स और दूसरा एंड पॉइंट्स। जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करोगे तो आई होप क्रिटिकल पॉइंट्स सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, एंड पॉइंट्स। और मिनिमम जब भी कैलकुलेट करना होता है तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए f(-3) पे वैल्यू, f क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू और f(3) पे वैल्यू। ठीक है, इनका जो भी मिनिमम होगा वही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जब भी हमें मिनिमम निकालना होता है ना तो हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, एक्सट्रीम एंड्स पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लो और करेक्ट आंसर बता दो। ठीक है, चलो यार सभी लोग आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। अब इसका आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा, जल्दी बताते रहिए, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, चलो बाकी लोगों को दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग अपना रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ाइए, रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ा के फिर देखिए व्हाट इज़ द आंसर। अब इससे ज़्यादा साफ क्या लोगे यार, अब इससे ज़्यादा क्लियर स्क्रीन क्या चाहिए? इसके ज़्यादा क्लियर स्क्रीन अगर चाहिए तो तुम्हें मेरे कमरे में आके बैठना पड़ेगा मेरे सामने, वो पॉसिबल नहीं है। तो तुमको यहीं पे आके बैठ के मेरे सामने पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। चलिए आंसर बताइए। बी, ठीक है, इसीलिए तो मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दिया, बी ऑप्शन।
तो इसमें सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, बी आ रहा है। ठीक। अच्छा, जो ब्लैक वाला इसके पहले वाले क्लासेस में यूज़ करते थे वो ठीक था, उस पर क्लियर काफ़ी विजिबल रहता था क्या? वाइट में इशू आ रहा है क्या? जनरली ब्लैक में आता है, बट अगर आपको वाइट में इशू आ रहा है तो चलो नेक्स्ट क्लास में मैं चेंज करके वापस से ब्लैक पे आ जाऊँगा। ठीक है, चलो बी ऑप्शन इसका आ रहा है। ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो यार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूँ 1.5 मिनट। ठीक है, चलो आज मैनेज कर लो जो भी है, कल से हम लोग वापस से ब्लैक स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास है 90 सेकेंड्स, तो विद इन 90 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। 90 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अच्छा देखो, ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं, पहली चीज़ तो ठीक है, तो ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं। सेकंड चीज़, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है ना वैसा वैसा करते चले जाओ, आंसर कुछ ना कुछ अपने आप ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ऐसा वो बोलता जाता है, जस्ट वो चीज़ हम 1 बाय 1 फॉलो करते जाते हैं। क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल हमसे लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा वो बोलता है वैसा हम कर देते हैं। तो ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं कुछ h, ऐसा हमने माना। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड इज केप्ट कांस्टेंट। तो चलो मैं कुछ किसी भी एक साइड को मान लेता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ h प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मान लिया कि चलो h और x का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, in order to have maximum area of the triangle the angle between the hypotenuse and the side is। तो अच्छा यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, चलो मैं इसको x इसको y लिख देता हूँ। तो ये एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, और बोल रहा है किसी भी एक साइड का और हाइपोटेन्यूज का जो सम है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसी साइड और उसी हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना कैलकुलेट होकर आना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एरिया। तो एरिया बताओगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 y इंटू एक्स। तो ये तो आपको मिल गया एरिया 1/2 XY। ठीक है, और यहाँ से आपको h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, कांस्टेंट। साथ के साथ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो आपको दिख ही रहा है h स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इतना एक्सप्रेशन तो आई होप हर कोई देख पा रहे हैं, और यहाँ से भी सेम चीज़ हम लोग जज कर पा रहे हैं। करेक्ट, चलो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ दे रखिए। if the sum of the length of the side is constant, maximum area of the triangle, the angle between the hypotenuse and the side is। चलिए मैंने इतना डेटा आपको दे दिया, अब इसके आगे आप इसमें क्वेश्चंस बनाइए, जो बनाना बनाइए और आंसर कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, किसी का 60 डिग्री, किसी का 120 डिग्री आ रहा है, तो 120 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 120 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा, तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन में दे रखा है h प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से दे रखी है a इज इक्वल टू 1/2 XY। तो इन सारे क्वेश्चंस की मदद से आप कुछ ना कुछ इसमें आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, x और y की वैल्यू निकालिए और आंसर बताइए 60 डिग्री। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का 60 डिग्री आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा वो भी ट्राई कर लो यार फटाफट, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या चाहिए। कर लिया सबने ट्राई। चलो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको मैक्सिमाइज इस वाले फंक्शन को करना था, ये फंक्शन था जो आपको मैक्सिमाइज करना था, बट यहाँ पे हमें एक्स वाई जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको कोई नया फंक्शन मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई का, विच इज़ 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है यार, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंगल फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ कहीं से वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जो मेरा नया फंक्शन बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मिला फाइनली। तो एफ की वैल्यू अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो आपको मिल जानी चाहिए 1/4 एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ये तो मैंने वही लिख दिया वापस से,
मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/4 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये आपको मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा एच स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम चाहें तो 2x कॉमन भी ले लेते हैं, अंदर आपको सिंपली मिलता है एच स्क्वायर माइनस मे बी 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यूज आप कैलकुलेट करो। x की एक वैल्यू तो दिख रही है जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि लेंथ की चर्चा हो रही है यहाँ पे। x की जो दूसरी वैल्यूज मुझे दिख रही हैं, दोज आर कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो ठीक है। यस, तो x की जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं, दोज आर कमिंग आउट टू बी एच स्क्वायर बाई 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। 4x क्यूब यहाँ पे हमने कर लिया, 2h स्क्वायर आ रहा है, 1/4 का तो खैर कोई रोल है नहीं यहाँ पे, x की वैल्यूज़ कुछ ऐसी आनी चाहिए। तो एक बार इसको चेक कर लो यार, और हम लोग आगे चलते हैं। फाइन, तो जस्ट क्रॉस चेक दीज वैल्यूज़। यहाँ से भी फिर प्लस ही ले लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ हाइट की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ हाइट की बात हो रही है, तो ये वैल्यूज़ आप ले सकते हो। तो पहला एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो सिंपली a स्क्वायर कर लिया, वहाँ से 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला, वाई स्क्वायर की वैल्यू वापस से यहाँ से उठा के पुट कर ली, ये आपको सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन मिला। एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से 2h एक्स स्क्वायर मिल गया, 4x क्यूब मिल गया, h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो इसको देखो और यहाँ के इसके यहाँ तक बताओ, फिर इसके आगे की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, चल सकते हैं आगे। उम्मीद के लेक्चर्स के पीडीएफ यार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो इस टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ यार। ठीक है, यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और बाकी अगर टेलीग्राम चैनल बाकी के पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो क्रिएट्रिक्स वाले टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। तो जो क्रिएट्रिक्स का टेलीग्राम चैनल है, बाकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाने चाहिए। ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ तक देखो हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाने में सक्सेसफुल है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। आइए h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एच स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आपको मिल जाना चाहिए अगेन एच स्क्वायर बाई 2, और y की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी यार? द वैल्यू ऑफ y इज अगेन कमिंग आउट टू बी h बाई रूट 2। कुछ इसमें मिस हो रहा है क्या हमसे? कुछ तो ठीक लिखा है। मेरे ख्याल से हमने ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं किया, इस वजह से अपना आंसर 45 आ रहा है। ठीक है, 45 तो नहीं, मेरे ख्याल से चेक करते हैं। h की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने 1/√2। हाँ, तो अपना आंसर यहाँ से जो आ रहा है वो 45 आ रहा है, बट उसमें ये वाली कंडीशन हमने इंश्योर नहीं की है ना। चलो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ यार यहाँ से, इस क्वेश्चन से दो पॉसिबल चीज़ें आप टेक अवे ले सकते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू आपको मिल जाता है y बाई एक्स, दोनों सेम आ रहा था, या फिर थीटा इक्वल टू आपको मिल जाता है 45 डिग्री। पहले तो आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको सेकंड वाला मेथड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 हमारा तब आ रहा है ना जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या मैक्सिमाइज़ किया, एरिया मैक्सिमाइज़ किया। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको करके दिखाया ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एरिया को मैक्सिमाइज़ कर दिया। बट जब आपने ये एरिया मैक्सिमाइज़ किया तो उसमें जो ये सेकेंड वाली कंडीशन थी ना, इस कंडीशन का कोई भी रोल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था। अगर हमें इस कंडीशन को भी डाल के उसके बाद एरिया को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए तो ऑब्वियसली हमें एक इक्वेशन की हेल्प और ले लेनी चाहिए थी। तो पहले ये वाला मेथड हम लोग देख लेते हैं, जिस मेथड में हमने इसका कोई भी यूज़ नहीं किया है ना। सभी लोग समझ पा रहे हो ना कि इस इक्वेशन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ। अगर इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं करते, सिंपली हमने एरिया को मैक्सिमाइज़ कर दिया। एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए एंगल आ गया 45 डिग्री, जो कि आना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और उसमें किसी भी
आर्म्स के बीच में या किसी भी साइड्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो मैक्सिमम एरिया आपको तभी मिल पाएगा जब आपके साइड्स के बीच में एंगल कितने हो जाएंगे 45 डिग्री। तो पहली चीज़ तो आप यही समझ लो। दूसरी चीज़, अगर ये कंडीशन इंट्रोड्यूस करता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर सकते थे, वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए ज़रा, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट कर लिया होगा सबने। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन भी समझा देता हूँ कि सेकेंड वाले एक्सप्लेनेशन में असल में हमें थर्ड वाली कंडीशन इंट्रोड्यूस क्यों करनी चाहिए थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स भी लिख लेना। एक प्रॉपर्टी तो ये आपने देखी ली, दूसरी वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो h प्लस एक्स यहाँ से दे रखा है ना, ये दे रखा है कुछ कांस्टेंट, ये डेटा उसने क्वेश्चन में दे रखा है। सेकंड इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड डेटा आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो आपको इन दोनों को मिला के ना एक सिंगल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सिंपली वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया, देखो ये है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह पे आपने ये तो पुट कर दिया। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूस वाली कंडीशन को यूज़ करा। जबकि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों कंडीशन को मिला के एक इक्वेशन बनानी चाहिए, फिर उसके बाद उस इक्वेशन का एरिया में यूज़ करना चाहिए। आइए देखते हैं इन दोनों को मिला के कोई सिंगल सी इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एच स्क्वायर को लिखूँ तो एच की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट एच इज इक्वल टू के माइनस एक्स, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। दिस विल बिकम के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k एक्स। ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मिला जो वाई स्क्वायर का मिला हमें। सेकेंडली एरिया अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये एरिया आपको मिल जाता है 1/2, जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा था बेस इंटू हाइट एक्स इंटू वाई। फिर से अगर एरिया को हम लोग स्क्वायर करके एक नया फंक्शन बनाते हैं तो नया फंक्शन हमको मिलता है 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सा काम यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है एरिया वाला, यहाँ पे अगेन आपको वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है। बट इस बार जो आप वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हो ना, उसमें दो इक्वेशन एक साथ मिली हुई। समझ रहे हो सभी लोग ना इस बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन को आप रिप्लेस कर रहे थे, बट इस बार जो आपको इक्वेशन मिली हुई है उसमें दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन आप रिप्लेस करेंगे। तो अगर दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन रिप्लेस करोगे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k एक्स, ठीक है। ये मिल गया आपका एफ। अब अगर आप यहाँ से एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो आई थिंक यहाँ से अगर हम लोग एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 1/2 के स्क्वायर को चलो मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, और यहाँ से आपको मिलना चाहिए 2x माइनस ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2k ले लेते हैं एंड दिस विल बिकम 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, x की वैल्यूज़ निकालते हैं, देखते हैं x की वैल्यूज़ कितनी आती है। चलो चेक करो यहाँ से। आई होप दिस पॉइंट इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x अगर कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लेना। ये 2 से 2 भी मैं हटा देता हूँ, तो आपको मिलना चाहिए के स्क्वायर माइनस 2k 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई थिंक x आपको मिल जाना चाहिए, 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, के स्क्वायर ले लो कॉमन माइनस 2k 3x स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे। x की वैल्यू आई थिंक यहाँ से आपको मिलनी चाहिए k/3। चेक करिएगा। तो देखो ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन भी, यहाँ से दो कंक्लूजन भी मिल गए कि ऐसे क्वेश्चंस पे कौन से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन कर लो अपने एंड पे। ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद मैंने अल्टीमेटली जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी वो मेरे पास k/3 के फॉर्म में आ रही। आप भी लोग चेक करिए और फटाफट बताइए क्या सभी को एक्स की वैल्यू k/3 मिल रही? बिल्कुल मिल रही होगी। अगर एक्स की वैल्यू k/3 मिल रही है, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, तो वाई भी अगर आप यहाँ पे डाल दो के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर के स्क्वायर बाई 3, तो 2 से एक माइनस हुआ k/√3, तो वाई आपको मिल जाना चाहिए k/√3। चेक करो, दो कंक्लूजन्स में यहाँ से आपको दे दूंगा। तो x आपको मिल रहा है k/3, y आपको मिल जा रहा है k/√3। इस केस में अगर हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं तो आप बता सकते हो एंगल आपको कितना मिलता है, y/x या फिर √3, या फिर थीटा इक्वल टू आपको कितना मिल जाता है 60 डिग्री। समझ आया ना सभी को ये क्वेश्चन? तो मैं दो चीज़ें आपको समझाता हूँ यार इस क्वेश्चन से। पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लो, इसका जो पहला वाला मेथड था उसमें 45 आंसर क्यों आ रहा था और सेकंड वाले में 60 आंसर क्यों आया, ये दोनों ही चीज़ें हमको समझनी चाहिए, और दोनों कंक्लूजन्स भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है।
चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये डेटा हटा देते हैं, यहाँ से ध्यान से समझ लो यार, अगर ये डेटा हटा देता, अगर ये डेटा क्वेश्चन से हटा देता, अगर ये डेटा क्वेश्चन से हटा देता, तो आप मुझे बताइए इस केस में आंसर कितना आना चाहिए था। एवरीवन वेरी क्विकली लेट मी नो द आंसर। नेक्स्ट क्लास में यार ब्लैक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में थोड़ा मैनेज कर लो। है ना, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा रिफ्लेक्शन का इशू आ रहा होगा, खासकर इस वाले सेगमेंट में, है ना, क्योंकि लाइट्स डायरेक्टली यहाँ से रिफ्लेक्शन डालती है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए कि अगर मान लो मैं इस वाले सेगमेंट को हटा देता यहाँ से, तो आंसर कितना आना चाहिए? 45 डिग्री आंसर आ जाता है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन आपने यूज की, वो भी कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल वाली। तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की अगर कंडीशन यूज करते हैं तो आंसर 45 आना चाहिए था, और आ भी रहा था, है ना, 45 ही आना चाहिए। अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है तो उसमें एक एंगल 90 होना चाहिए और बाकी दोनों एंगल्स 45 ही होने चाहिए। ये आपका एक प्रूवन फैक्ट होता है, इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में उसने गड़बड़ क्या कर रखी थी? इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ एक कंडीशन ये भी दे रखी थी कि इसको जो दो लेंथ्स हैं उन लेंथ्स का समेशन हमेशा एक कांस्टेंट चाहिए और वो कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी आप उन दोनों लेंथ को सम करो तो कांस्टेंट के की वैल्यू आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहली चीज़ हमने ये की कि जो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी थी ऑर्थोगोनल वाली या पाइथागोरस वाली, ये तो दे ही रखी थी। एक जो दूसरी कंडीशन दे रखी थी ना, इसको भी आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। वो कैसे करना है? इक्वेशंस के थ्रू, मतलब यहाँ पे भी इन दोनों को मिक्स करके कॉमन इक्वेशन बना लो, फिर इसको आप एरिया में यूज़ करो। अगर आप एरिया में डायरेक्टली इस पाइथागोरस को यूज़ करोगे तो आंसर हमेशा 45 आ जाएगा, जैसा हमारा आ भी रहा था इसके पहले, क्योंकि वहाँ पे हमने थर्ड कंडीशन को इग्नोर करा था। अगर थर्ड कंडीशन को भी आप इसमें डाल दोगे तो एक कोई नई इक्वेशन बन जाएगी, उससे कुछ नए एंगल्स आपके कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ गए ना सभी लोग इस पॉइंट को? कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में अभी डाउट है कि पहले 45 क्यों आया था, बाद में 60 क्यों आना चाहिए इन द गिवन क्वेश्चन? ठीक है, चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको देता हूँ 120 सेकेंड्स का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 120 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, चलिए बताइए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द इलिप्स। अच्छा, मतलब एक इलिप्स बना दिया, उसमें एक उसने बना दिया स्क्वायर, और नहीं रेक्टेंगल, स्क्वायर यूनिट्स में पूछा है तो रेक्टेंगल का ये तो इजी क्वेश्चन आई थी, ये तो सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी। ठीक है, तो जिन लोगों का 60 डिग्री आ रहा था ना, जिन्होंने शुरुआत में 60 डिग्री बताया था, आई थिंक मनोज ने आंसर किया था 60 डिग्री, तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपने दोनों कंडीशंस लगाई थी या नहीं लगाई थी। ठीक है, ऑब्वियसली आपने लगाई होगी तभी आपका 60 डिग्री आंसर आ रहा था, करेक्ट। चलिए चलो 30 मोर सेकेंड्स यार, 30 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 30 मोर सेकेंड्स यू आर हैविंग। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। दो, काफ़ी लोगों का दो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मुझे देखने में भी सिंपल लग रहा है और इजी भी है ये क्वेश्चन। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आपको क्या बोल रहा है कि एक इलिप्स है और उस इलिप्स को देखिए, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज वर्टिसेस लाई ऑन द इलिप्स। तो जस्ट मैं एक बेसिक आपके लिए एक फंडामेंटल डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। देखो, हालांकि उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, आप चाहते तो बिना डायग्राम के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको एलिप्स दे रखा था, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। साथ में बोल रहा है आपको एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए इसके चारों वर्टिसेस इस पर लाई कर रहे हो और शायद इसका एरिया मैक्सिमाइज करना, एरिया इसका मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए वाई और इसको मान लीजिए एक्स। एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई। अगेन आपको पता है कि एक्स वाई से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों ना इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लिया जाए और इसको एक नया फंक्शन बना लिया जाए। इसको एक सिंगल फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल दो इसमें, तो ये आपको मिल जाएगा, या मान लो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी डाल दो इसमें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो तो एफ डैश एक्स आप सभी लोगों को 1/4 को तो इधर मिल जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली? 0, और x की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 1/√2। ऐसी कुछ वैल्यू आपको फाइनली मिल जानी चाहिए। तो अगर आपको x की ये वैल्यू मिल जा रही है प्लस माइनस 1/√2, तो आपको पता करना है कि x इक्वल टू 0 पे
√2 पे 1/√2 पे किस पे मैक्सिमा आएगा और किस पे मिनिमा आ जाएगा, यही पॉइंट तो यहाँ पे चेक करना है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से जो आपने f' कैलकुलेट किया, दिस f' इज कमिंग आउट टू बी x इंटू 1 माइनस 2x², ठीक है, ओके। चलो देखते हैं, यहाँ तक पहले एक बार सभी लोग चेक कर लो, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे पहले आपको सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, शायद आप लोग वहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे, तो वो पॉइंट भी आप सभी लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पे इट्स कहाँ पे 2 नहीं आएगा या फिर क्या आएगा, अच्छा 4 आ जाएगा, -2x³, ठीक तो है, x इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2, आई थिंक इट इज़ करेक्ट। चलो x इक्वल टू 1, क्या 2ab क्या बोल रहा हूँ, 2ab क्या मतलब, ठीक है ना, ये कैलकुलेशंस तो ठीक है, आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया। चलो खैर जो भी है, यहाँ से ये देखिए आप लोग, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ देखिए, देखिए तो जो f' आपको यहाँ से मिल रहा है, देखो क्या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, यहाँ से देखो मैंने क्या किया, -x कॉमन ले लिया, तो अंदर आपको मिला 2x² - 1, ठीक है। अच्छा 2ab से शॉर्टकट बोल रहे हो, हाँ वो उस पर आते हैं 2ab वगैरह जो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट उससे पहले एक ये पॉइंट समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। 2ab का भी प्रूफ तो यहीं से आता है ना, चलो 2 भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपको दिखना चाहिए x² - 1/2, यहाँ से आपको -2x दिख जाएगा, x - 1/√2, x + 1/√2। जस्ट मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, इस वजह से मैंने आपको ये समझाया। अब एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, एक सिंपल सा पॉइंट आप ध्यानपूर्वक समझिए कि अगर मैं यहाँ पे इसका वेवी कर्व बनाता, देखो ज़रा, अगर आप इसका यहाँ पे वेवी कर्व बनाते तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलता है। अगर आप इसका वेवी कर्व प्लॉट करोगे ना, तो देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। देखिए आपका जो सबसे बाहर वाला रूट दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, 1/√2, उसके बाद वाला रूट कौन सा दिख रहा है, 0, और उसके बाद वाला कौन सा दिख रहा है, -1/√2। इस बार अगर आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे, ऐसे ही बन जाएगा आपका कर्व। जब कर्व आपका ऐसा बन जाएगा फाइनली, तो आप मुझे एक पॉइंट बताना यहाँ पे, जो सबसे राइट मोस्ट साइन आना चाहिए वो साइन कौन सा आना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करके बता दो यार, सबसे राइट में जो साइन आना चाहिए वो साइन आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। आपने लिखा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और बाहर था नेगेटिव का साइन, तो अगर बाहर नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे शुरुआत क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जब ये माइनस प्लस वाला पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको क्या क्या दिखेगा। तो आप बोलोगे इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा x इक्वल टू +-1/√2, ये आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल टू 0 आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना। यहाँ से आपको क्या मिला, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो x इक्वल टू +-1/√2 आपको मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल टू 0 मिल गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। आपको करना था चीज़ों को मैक्सिमाइज, उसमें भी x जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका लेंथ, तो जाहिर सी बात है x की जो फाइनल वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी वो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, 1/2। समझ आ गया ना कि x की फाइनल वैल्यू कौन सी आप सिलेक्ट कर लोगे, 1/√2 सिलेक्ट कर लेना। फिर आप y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कहाँ गया एक्सप्रेशन आपका ये, x अगर 1/√2 है तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 4y² इक्वल टू 1 माइनस 1/2, या फिर y² इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/8, या फिर y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2√2, ऐसे ही कुछ है, 1 माइनस x², ठीक है। आई होप इट इज़ करेक्ट। चलो x की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते हैं, 1/2√2, तो 1 माइनस y² आपका 1/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपको शायद, तो ये 2 आंसर आपका कैसे आ रहा है, आंसर 2 कैसे आ रहा है, 0.25 आना चाहिए ना, सॉरी हाँ 1/4 आना चाहिए आंसर। तो चलो एक बार चेक कर लेना, तो आपका जो आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद ना, वो 0.25 या 1/4 आना चाहिए। जिसका भी आंसर 2 आ रहा है, दे नीड टू क्रॉस चेक कि वो क्या गलती कर रहे हैं,
या फिर क्या आंसर आपका गड़बड़ आ रहा है। चेक करिए इसको और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया ही पूछा ना मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम एरिया पूछा, काफ़ी सारे लोगों का 2 आया था, सो दे नीड टू चेक इट वंस अगेन कि वाई दे आर गेटिंग इट एज 2। बाकी लोग इसको चेक करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्यों याद करना ना, लॉजिक से लगा देते हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कितना याद रहेगा, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, सो इट इज़ बेटर दैट वी गो थ्रू द बेसिक्स। फाइन, चलो अब देखो मुझे आंसर तो याद है नहीं क्वेश्चन का, मैं भी ऐसा तो है नहीं, तो मैं तो आपके सामने ही आके क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं जनरली, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं कि क्वेश्चन प्रिपेयर करो और उसके बाद आके पढ़ो, सो वी जनरली टेंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन बताना है, इस क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये क्वेश्चन भी देखिए एवरीवन। अच्छा, हर क्वेश्चन के साथ जो मैं एडिशनल पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ ना, वो एडिशनल पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया करो। आंसर तो चलो हम देर से देर निकाल ही लेंगे, बट हर एक क्वेश्चन के साथ जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कैसे हमने जज करा कि 1/√2 या -1/√2 पे मिनिमा आना चाहिए, या फिर x = 0 पे मिनिमा आना चाहिए, +-1/√2 पे मैक्सिमा आना चाहिए, कर्व वगैरह से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चाहो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। हाँ, पीपीटी खुद से बनाते हैं यार, है ना, पीपीटी भी खुद से बनाते हैं, और हाँ टाइपिंग करवा लेते हैं, बट ये पीपीटी का जो पूरा अरेंजमेंट देख रहे हो ना, जैसे ये यहाँ पे एक टाइमर का जिफ लगा है, यहाँ पे एक जिफ लगा है, तो ये खुद बैठ के बनाना पड़ता है, तो एक पीपीटी बनाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो मतलब पीपीटी बनाने का ही टाइम हमारे पास रहता है बीच बीच में, क्लासेस के बीच में। आंसर यार, आंसर पूछ रखा है, द कर्व y = x⁴ इज कॉन्केव अप फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन का, ठीक है, सभी लोग समझ लो यार। नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, देखो क्योंकि देखो अपने सब्जेक्ट की पीपीटी कोई और नहीं बना सकता ना, मतलब उसको कैसे पता होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। ये देखिए, ये मैं टेंजेंट्स डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबको पता है कि ये क्या है, कॉन्केव अप है ना, इसको बोलते हैं कॉन्केव अप, और ये होता है कॉन्केव डाउन। और देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा टाइप, अभी इसने यहाँ पे ये लिख दिया कर्वी, जो टाइपिस्ट है उसने क्या लिख दिया, कर्वी, तो आप समझ सकते हो कि जब वो इंग्लिश के लैंग्वेजेस लिखने में इतनी गलतियाँ करता होगा तो टेक्निकल कितनी गलतियाँ होती होंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, वो पूरी की पूरी टेक्निकल गलती को बैठ के सही करना पड़ता है, मतलब वो खुद से टाइप कर करके एक एक गलती ढूंढना पड़ता है, तब भी देखो एक आधी कोई गलती रह ही जाती है। जैसे एक कर्वी पे मैं वाई ध्यान नहीं दे पाया, तो ये पूरा का पूरा बाद में एडिटिंग भी खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि जो टाइपिस्ट होगा उससे कहाँ एडिटिंग करवा पाएंगे। चलो, तो बैकएंड का वही मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, बहुत सारा काम होता है। आपको तो बस ये लेक्चर दिखता है और लेक्चर आप देखते हो, बट उसके पीछे की ना मेहनत बहुत होती है एक लेक्चर आपके सामने लेके आने में। चलो यहाँ से देखो, बताओगे ये इस लाइन का स्लोप कैसा है, ये कर्व मैं बोल देता हूँ fx, ठीक है, ये भी हमारा कर्व है fx। तो आप बताओगे कि ये लाइन का स्लोप कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव, इसका तो आप बोल दोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो 0, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या कि अगर मैं इस कर्व पे मूव कर रहा हूँ देन f' इज इंक्रीजिंग। देखो सही बात है ना, तो कॉन्केव अप कर्व था, इस पर मैं चलता गया, अगर मैं इस कॉन्केव अप कर्व पे चल रहा हूँ तो जो मेरा f' है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर f' आपका बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका f" आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो असल में हुआ क्या कि अगर आपके कॉन्केव अप कर्व्स होते हैं तो कॉन्केव अप कर्व्स में हमेशा डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ से देखो इस लाइन का स्लोप, तो ये टेंजेंट है, मतलब ये f' यहाँ पे मिल गया आपको पॉजिटिव, ये मिल गया आपको पॉजिटिव। यहाँ पे देखो f' आपको मिल गया 0, यहाँ पे देखिए f' आपको मिल गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ पा रहे हो ना, ये वही वाला x और y वाला, कि आप इसको x एक्सिस मान लो, इसको y मान लो। ये लाइन है आपका एक्यूट एंगल बना रही है x एक्सिस से, ये लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है x एक्सिस से, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप बता सकते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ये f' पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख दे रहा हूँ, जल्दी से कंफर्म कर दो यार, ठीक है।
तो ये चीज़ आप जल्दी से कंफर्म करके मुझे बताइए कि एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लेस देन जीरो, क्या ये चीज़ आपको समझ आ रही है? सिर्फ लाइन का स्ट्रक्चर देख के आप बता पा रहे हो, एक्स एक्सिस से एक्यूट हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस है ना, तो ये कॉन्केव डाउन हो गया। तो अगर ये कॉन्केव डाउन हुआ तो आप मुझे बताना, इस केस में आप देखो कि आपका जो एफ डैश एक्स है पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, मतलब ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब इसको डबल बार अगर डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा लेस देन जीरो। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, बट क्या आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन का क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी डबल डेरिवेटिव आपके पॉजिटिव होंगे तो कर्व 110% कॉन्केव अप होगा, और जब भी डबल डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं तो 110% आपका जो कर्व होगा वो कॉन्केव डाउन होगा। समझ गए? तो अब इसका आंसर बता दो। अब सभी को दिख रहा है इसमें कि 2 बार अगर इसका डेरिवेटिव निकालें भी तो मिलने क्या वाला है, 12x², और 12x² क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब दिस विल ऑलवेज बी कॉन्केव अप फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। समझ गए? आया समझ में? अच्छा मुझे बताना, अगर मान लो आपका जो एफ डबल डैश एक्स है वो किसी सर्टेन पॉइंट के पहले पॉजिटिव है, किसी सर्टेन पॉइंट के बाद नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो मेरा एफ डबल डैश एक्स है वो साइन चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जब आपका एफ डबल डैश एक्स किसी सर्टेन पॉइंट पे पॉइंट चेंज करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट की कल मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, कि वो पॉइंट्स जहाँ पे कर्व का कॉन्केव अप नेचर कॉन्केव डाउन या कॉन्केव डाउन नेचर कॉन्केव अप में कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रही सारी चीज़ें? फाइन। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें आप रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से रिलेट भी कर सकते हो। आप बोल रहे हो ये हमेशा पॉजिटिव तो इसका मतलब कॉन्केव अप, ये हमेशा नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन, मतलब जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा वो पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? सैडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वही वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपके कर्व का नेचर कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटे से पॉइंट्स, आई होप आप सब लोग ये पॉइंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 90 सेकेंड्स। ठीक, तो 90 सेकंड्स के अंदर अंदर यार ये क्वेश्चन सभी को क्रैक करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट कैलकुलेट करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब क्वेश्चन में देखो इसने रेंज ऑफ के वैल्यूज पूछ ली और बोला इट इज हैविंग लोकल मैक्सिमा, तो जो भी इसमें सोचना है ना आप जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी से आंसर बताइए। मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट दोनों बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे या फिर सैडल पॉइंट बोलें, हमारे लिए एक ही बात है। इसके बाद आई थिंक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का आंसर निकाला हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी के क्वेश्चंस के थ्रू कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीख सकते हैं और इसी बहाने पूरा का पूरा कैलकुलस रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इट इज हैविंग लोकल मैक्सिमा। तो अगर मुझे पता चला ये लोकल मैक्सिमा है तो मेरा पहला एक्सपेक्टेशन था कि मैं एफ डबल डैश एक्स को यहाँ पे क्या कर दूंगा? 0। तो आइए कैलकुलेट करते हैं एफ डबल डैश एक्स को, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ये है आपका के स्क्वायर माइनस 4x², तो ये मिला के स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 18x² प्लस 32x³। ये तो एक बार डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, अभी डबल बार भी करना बचा हुआ है, तो ये मिलेगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 36x प्लस 96x², ये मिला। अब आपको ये क्या करना है? पॉजिटिव, और कौन से पॉइंट पे? इट शुड बी पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या पूछा? लोकल मैक्सिमा, तो नेगेटिव कर लेंगे एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डाल दो इसमें। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? x इक्वल टू 0 डालोगे तो मिला के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, या फिर के माइनस 2 के प्लस 2 लेस देन 0। फिर से उसी कर्व पे आ जाओ, ये के हो गया, इसके दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था -2, एक पॉइंट था 2, दोनों की पावर 1 थी, बाहर कोई नेगेटिव का साइन नहीं था, हर एक रूट पे आपने साइन चेंज कर दिया। अब देख लो ये पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है? -2 से 2 के बीच में। आंसर आपका क्या हो जाता? -2 से 2। ठीक है, तो देखोगे अगर आप देखो कैलकुलस के आप जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो कल से या फिर आज आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो कैलकुलस के आते हैं ना उसमें आपको कैलकुलस की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है,
थोड़ा बहुत बेसिक जो हमने 10-12 पे पढ़ा था वो भी अगर आपको याद होगा ना, और थोड़ा सा आप एप्टीट्यूड लगाओगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उसी पे बेस्ड होते हैं। तो कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, 12th लेवल से भी ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस एक दो चीज़ें एडिशनली ऐड कर दी जाती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में इसने ऐड कर दिया, तो इसमें कौन ये नहीं सोच पाएगा कि अगर इसमें लोकल मिनिमा निकालना है तो डबल डिफरेंशिएट करके लेस देन 0 ही तो पुट करना, और पॉइंट में इसने मेंशन कर रखा है x इक्वल टू 0, फिर आपका एक सिंपल सी इक्वालिटी बन जाएगी, वो इक्वालिटी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए था? सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो सी और डी दोनों दे रखे थे, तो आपको स्ट्रिक्टली सी ऑप्शन करेक्ट चेक करना था, क्योंकि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा तभी आता है जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव होते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो जाता है उस केस में, इसका मतलब फिर वो शायद सैडल पॉइंट की तरफ आगे बढ़ सकता था। समझ गया ना? समझ आ गया? चेक कर लो और बताओ, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि सी और डी में जो डिबेट थी उसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए था? क्योंकि अगर आपको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा चाहिए तो डबल डेरिवेटिव में स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव हमें चाहिए। अगर आप उसको इक्वल टू 0 कर दे रहे हो तो इसका मतलब फिर आप शायद सैडल पॉइंट की तरफ भी रुक कर सकते हो, या फिर वहां से आपकी फिर एक अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, चलो यार, हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे। चलो, ये पहला क्वेश्चन, 1 मिनट। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक लगाना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल नॉलेज के साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस, ज़्यादातर क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, ये आपको दे रखा है, ये पूछा है 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस वाई क्यूब dy, ये पूछा है। तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली कौन सा फंक्शन बन जाता है आपका? गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा फंक्शन के थ्रू आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ, अगर आपको गामा फंक्शन याद नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला देता हूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन के थ्रू भी गामा फंक्शन थोड़ा सा रिवाइज कर पाए। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है y टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस वाई क्यूब dy। यहाँ से मैं वाई क्यूब को मानता हूँ t। ठीक है, तो अगर मैंने वाई क्यूब को t मान लिया तो मुझे यहाँ से मिल जाना चाहिए, या इनफैक्ट मैं y को t टू द पावर 1/3 मान लेता हूँ। चलो, ठीक है, तो यहाँ से मुझे dy की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 1/3 t पावर माइनस 2/3 dt। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। आइए सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर 1/2 मतलब y टू द पावर t टू द पावर 2/3। जस्ट ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि y क्यूब करोगे तो t, और dy की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3 t टू द पावर, चलिए तो ये हो गया -y, इसकी वैल्यू मिल जाएगी t टू द पावर माइनस 2/3 dt। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, जब भी गामा फंक्शन के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं ना, आपको सिंपल सा काम क्या करना होता है, सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना होता है, जो भी e की पावर में प्रेजेंट होता है ना, वहाँ भी कैसे करके आप t जनरेट करो, ये आपका लॉजिक होता है। तो जब भी आपको गामा फंक्शन के क्वेश्चन जनरेट करने होते हैं, तो जहाँ भी आपको ये वाई क्यूब दिख रहा है ना, इस वाई क्यूब की जगह पे आप कैसे भी करके टी को जनरेट करो। तो यहाँ से वाई की वैल्यू अगर मैंने टी टू द पावर 1/3 पुट कर दी, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी तो जनरेट हो जाएगा वाई क्यूब होते ही। फिर सिंपली जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन आई थिंक इसमें बताने की जरूरत नहीं कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपली। अच्छा देखो, यहाँ पे इससे लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 डालता भी तो भी मुझे t इक्वल टू 0 ही मिलता, और अगर मैं y इक्वल टू इन्फिनिटी डालता तो भी मुझे t इक्वल टू इन्फिनिटी ही मिलता। तो ये लिमिट भी अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो फाइनल आपको एक्सप्रेशन मिला t टू द पावर, ये 1/2 था। आप यहाँ पे अगर दोनों साइड 1/2 करोगे, मिल जाएगा t टू द पावर 1/6 e पावर माइनस टी, डी वाई की वैल्यू हमने इतनी लिख दी। चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो आपको मिल जाएगा t पावर 1/6 माइनस 2/3, और ये तो है e पावर माइनस टी डी टी। 1/3 वाला जो फैक्टर था उसको मैं ले लेता हूँ बाहर। यहाँ से आपको मिला 1/3 का फैक्टर बाहर, इसका एक्सप्रेशन आप बताओगे आपको कितना मिल जाएगा। यहाँ से देखो, ये 1/6 है, ये आपका कितना है -2/3। अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप थोड़ा सा कंबाइन करते हो तो आप सभी लोगों को दिखना चाहिए दैट इट शुड कम आउट टू बी t टू द पावर -1/2। जो -1/2 एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है t का, ये देखिए t टू द पावर जो -1/2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है सबको? ये जो t टू द पावर -1/2 एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या मैं इसको 1 - 1/2 लिख सकता हूँ? चेक कर लीजिए। 0 टू इन्फिनिटी मैंने लिखा, e टू द पावर माइनस टी को मैंने रहने दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा ना, t टू द पावर n - 1 का फॉर्मेट लिखने की कोशिश करूँगा।
तो ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 -1 dt। यहाँ तक आप सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए, मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसके आगे समझाना शुरू करता हूँ। तो मेरा जनरल पर्पस यहाँ पे क्या था क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि मैं ये जो y क्यूब दिख रहा था ना, इसको इसकी जगह पे t लाना चाहता था। मैंने ये सोच के ट्रांसफॉर्मेशन डाला इसमें, और ये ट्रांसफॉर्म होते 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 यहाँ तक पहुँच गया। हमें मिला e पावर माइनस टी, t पावर माइनस 1/2। आपको मैं थोड़ा सा गामा फंक्शन याद दिलाता हूँ। गामा फंक्शन आपका होता है 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर n-1 dt। ये किसका काम करता है? ये आपके लिए काम करता है गामा n का। तो वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये आपको मिलता है e टू द पावर टी, e टू द पावर 1/2 -1 dt। यहाँ पे तो 1/3 भी प्रेजेंट था, तो ये आपको मिल जाता है 1/3 गामा ऑफ 1/2। और सभी को पता है गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? रूट पाई। ठीक है, तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको? रूट पाई। तो जितने भी गामा फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी गामा फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको एक एक्सपोनेंशियल मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय सम पॉलिनोमियल। तो ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाय सम पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल की पावर को अगर आप किसी तरीके से टी बना सकते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया सभी लोगों को ये क्वेश्चन? ऑब्वियसली लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 to इन्फिनिटी गामा फंक्शन की। चलो, तो ये थोड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लिया भी था कि थोड़ा सा आपको गामा फंक्शन का भी आइडिया लग जाए, या फिर अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन दिखे तो आपको समझ आ जाए कि गामा फंक्शन में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपका फिर से वही कॉन्सेप्ट, स्ट्रिप वगैरह वाले कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोल देता हूँ, वो स्टेटमेंट्स आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप कट करते हैं तो इनर बॉक्स वाली जो लिमिट होती है वो y के रिस्पेक्ट में होती है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करते हैं तो जो इनर बॉक्स वाली लिमिट होती है वो x के रिस्पेक्ट में होती है। ये दो पॉइंट्स आप हमेशा अगर याद रखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे रिवर्स करते हो? पहले तो आप पता ही लगा लो कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है क्या। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 0 to 2, और दूसरा वाला दिख रहा है x² से लेके 2x तक। दिख रहा है ना सभी को? ये हो गया आपका f ऑफ x, y dx dy। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये लिमिट दे किसकी रखी है। तो अगर आप नोटिस करते हैं, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये y की लिमिट्स आपको दे रखी है। मतलब यहाँ पे उसने ये दे रखा है कि जो आपका y है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना चाहिए? ऐसा x² से लेके 2x के बीच में। और जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना चाहिए? 0 से 2 के बीच में। तो कम से कम इंटीग्रेशन देख के आप सभी लोगों ने इतना अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है x² से 2x। इसका मतलब y की जो लिमिट है वो x² से 2x के बीच में है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि y मेरा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले आप ओरिजिनल वाला सिग्नल जब समझने की कोशिश करिए कि कौन सा ओरिजिनल स्ट्रिप कट हुई होगी या कौन सा ओरिजिनल रीजन कैलकुलेट हुआ होगा। तो ज़रा यहाँ से चेक करो, यहाँ से मुझे दो फंक्शंस दिख रहे हैं, एक y = 2x और एक y = x²। मैं दोनों ही प्लॉट कर सकता हूँ काफ़ी इजी तरीके से। ये देखिए, y = 2x अगर आप प्लॉट करें, देखो, और y = x² अगर आप प्लॉट करें तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा फाइनल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट दिस इज योर y = x², वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, एंड दिस पार्ट इज y = 2x। ठीक है, अब आप मुझे खुद से बता देना सोच समझ के कि अगर इसमें अंदर वाली लिमिट y के रिस्पेक्ट में थी तो इसने कौन सी स्ट्रिप कट करी होगी? इसने वर्टिकल स्ट्रिप कट की होगी। तो हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट कर लेते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे कट करते हैं, ये रही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो आप सबसे पहले लेफ्ट में वैल्यू चेक करो, आपको कितनी दिख रही है? x की वैल्यू, इट इज़ y/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दिख रही है? +√y। +√y क्यों लिखा? क्योंकि इस वाले सेगमेंट पे x की वैल्यू कितनी है? -√y। अब इसी के हिसाब से अपनी लिमिट्स को एडजस्ट कर लो। तो आप बोलोगे कि यही सेम इंटीग्रेशन अगर मैं कैलकुलेट करता, x = देखो लेफ्ट टू राइट जाना ना, y/2 से लेके √y तक, f ऑफ x, y dx dy, और इसको जब मैं ऊपर से नीचे तक मूव करता है तो आप मुझे बताओ कि ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी। उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लो। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको चाहिए y = x² = y = 2x। दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 2 दिख रही है, y की वैल्यू दिख रही है 4। ठीक है, तो ये y वाला जो पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी y = 4। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोगों ने वैसे ही सॉल्व कर दिया होगा। इसको चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन जज कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन मुझे इसमें करेक्ट दिख रहा है। आप भी मुझे बताइए कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद आ गए जो मैंने आपको सारे सिखा रखे थे कि कैसे वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल में चेंज करते हैं। कभी कभी इसी को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं ना। कभी कभी जो हमारा इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर हमसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होते तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं।
जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से आप सब लोगों को बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ से इक्वेशन निकाली, मुझे पता चला लिमिट y पे थी, तो इनर बॉक्स y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अगर इनर बॉक्स y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसने वर्टिकल स्ट्रिप काटी होगी और हमसे बोल रहा है ऑर्डर को रिवर्स करो, तो हमने स्ट्रिप को कैसे कर दिया हॉरिजॉन्टल, एक बार स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हुई फिर हमें ये एक्सप्रेशंस लिखने में कोई खासी दिक्कत नहीं हुई। आ गया सभी को समझ में, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीस पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो फाइव एक्स इक्वल टू दे रखा है 0 to x स्क्वायर रूट टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव एक्स इक्वल टू आपको मेंशन कर रखा है 0 to x स्क्वायर रूट टी डी टी। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज डी फाइव बाई डी एक्स, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। बस इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। उसके पहले फाइव एक्स कैलकुलेट कर लो, तो फाइव एक्स अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा टी पावर 1/2, 3/2, 2/3, 0 to x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी सो इट इज़ x क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2/3 × 3 x स्क्वायर। कोई पॉइंट दिया क्या, नहीं, आंसर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल ही फालतू का क्वेश्चन, हर कोई इसको बता सकता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बस ये एक्सप्रेशन दे रखा था, इसको आप क्या करिए इंटीग्रेट करने के बाद जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 2/3 एक्स क्यूब। वैल्यू एक बार 2/3 एक्स क्यूब मिल गया, बस उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एक भी क्वेश्चन आप देखना, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, आप देखना एक भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन का पूरा मास्टर होना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से सोचोगे, थोड़ा बहुत आपने एक बार थ्योरी पढ़ी है, एटलीस्ट मेरा क्रैश कोर्स भी एक बार अगर आपने फॉलो किया ना, तो भी आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से तसल्ली से लगा पाओगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 मिनट आपको इस क्वेश्चन में मिलना चाहिए। साइन ऑफ x प्लस वाई आपको मेंशन कर रखा है, dx dy दे रखा है, 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट भी दे रखी है। फटाफट सॉल्व करते रहो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फटाफट बस इसको सॉल्व करते रहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए ना, हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब एक बार x को कांस्टेंट मान लो, एक बार y को कांस्टेंट मान लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो किसी क्लास का पोर्शन नहीं है, ये आपका एक रिवीजन बैच चल रहा है सेम चैनल पे, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं सुबह से शाम तक। तो रिवीजन बैच में हर एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है विद इन 1 मंथ बिफोर गेट, सो दैट यू कैन फील एटलीस्ट कंफर्टेबल इन द क्वेश्चंस। थोड़ा आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाए और आपकी सारी चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0 to π/2, 0 to π/2 ये मेंशन किया, साथ में उसने मेंशन कर रखा है साइन ऑफ x प्लस वाई dx dy, ये मेंशन किया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक बार x के रिस्पेक्ट में करो। जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ x प्लस वाई, और बाहर आ जाएगा माइनस का साइन। लिमिट आपकी आ जाएगी 0 to π/2 और ये हो गया y। समझ गए ना मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो अगर इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y को मैं कांस्टेंट मान लूँगा। ये मुझे मिला माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, मैंने x की लिमिट यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन क्या मिला, बाहर माइनस का साइन 0 to π/2, लिमिट्स पुट करते हैं, ये मिल जाएगा कॉस π/2 प्लस वाई। ठीक है, माइनस कॉस वाई। ठीक है, चेक करिए, आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉस π/2 रखा। अब मुझे बताना कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और आपको मिला साइन वाई डी वाई प्लस 0 to π/2 कॉस वाई डी वाई। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आपका है साइन वाई का एक्सप्रेशन माइनस कॉस वाई,
0 to π/2। मेरे ख्याल से 2 आ जाना चाहिए वैसे तो आंसर, फिर भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ये 0 यहाँ से 1, यहाँ से 1, आंसर आ गया 2। कुछ ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो यार, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी कर ही लो, फटाफट करो यार। मैं सोच रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दें, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दें, खासकर जिनके थ्रू हमारा पूरा रिवीजन होने वाला है। ओके, कौन सा चैप्टर है ये, कौन सी क्लास है, कौन सा चैप्टर है और कौन सी क्लास है? चैप्टर है ये आपका कैलकुलस और क्लास है आपकी 5वीं क्लास है, और ये चैप्टर है आपका कैलकुलस। आंसर यार, चलो ये दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मेंशन कर रखा है। हाँ, जो क्वेश्चन छोटे मैं उसको बोर्ड पे लिख देता हूँ। आज थोड़ा मैनेज कर लो, आज पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा यार, कल तो आपको दिख रहा था, सेम फॉन्ट साइज कल भी था, कल आपको कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, क्या आंसर आ रहा है? ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि 1/3 इसका आंसर आ जाना चाहिए। 1/3 या -1/3? 1/3। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब मेरे ख्याल से ना ये रिफ्लेक्शन इस लाइट की वजह से ज़्यादा आ रहा है, बट ये आ क्यों रहा है, कल की क्लास में क्यों नहीं आया? चलो खैर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x⁻³ -3/-3, ये मिला आपको 1 to a। ठीक है, तो मैं -1/3 अगर मान लो बाहर भी ले लेता हूँ तो ये आपको मिलेगा 1/a³ -1, तो -1/3 मैंने बाहर ले लिया और ये मिला आपको 1/a³ -1। अब a को इन्फिनिटी डाल रहा है इसमें, तो अगर आप इसमें a को इन्फिनिटी डाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? द आंसर शुड कम आउट टू बी 1/3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? b। जैसा कि सभी को दिख रहा होगा कि आपका 1/3 पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पूछा इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता देना, बिल्कुल सही से आंसर बताना। तो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी अगर आप देख के जाओगे ना, तो जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि 13 में से 10 नंबर तो आपके उम्मीद वाले सेशन से ही आ जाएंगे, बाकी 3 नंबर के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक क्या लगाते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप सभी लोगों को ये वाला स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पता होता है, गॉसियन पल्स से स्टैंडर्ड रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो। ये होता है आपका √π। ठीक है, तो ये गॉसियन पल्स आपके सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होती है, तो कभी कभी हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख लेते हैं √π/2। तो ये दो बड़े ही पॉपुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। गॉसियन पल्स के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए इसको याद रखने से पहले। तो आप सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करो, ये दोनों ही कैसे थे, दोनों ही इंटीग्रेशंस आपके सेपरेट किए जा सकते थे, तो मैंने दोनों ही इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर दिया। ठीक है, y² dy, दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते थे। पहले वाले की वैल्यू आती √π/2, दूसरे वाले की वैल्यू आती √π/2, और आंसर आपको यहाँ से दिख जाता π/4। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसमें? डी ऑप्शन वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता होता है। आपको नहीं पता है तो आप ये दोनों स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन चाहते तो याद कर सकते थे। असल में जो इसका ओरिजिन आता है वो गॉसियन से आता है, मतलब आपको अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इनसे आपके सारे के सारे पर्पसेस सर्व हो जाते हैं। तो अगर आप ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन याद रखते हो, e⁻x - सिग्मा होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx = 1। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। यहीं से आप बहुत सारे इंटीग्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हो, बस इसमें एडजस्ट करते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता तो देखो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो
इस म्यू को 0 पुट कर देता, और अगर म्यू को मैंने 0 पुट किया उसके बाद में 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर देता। तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन में म्यू को पुट कर देते 0 0 और 2 सिग्मा स्क्वायर को पुट कर देते 1, ठीक है, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाता है। आप चाहो तो चेक करके देख भी लो। अगर आप म्यू को पुट कर देते 0 और इसको 1 पुट करते तो यहाँ वाला 2 सिग्मा स्क्वायर भी 1 हो जाता, ये 2 ये सिग्मा स्क्वायर और ये √π राइट साइड में चला जाता है। समझ आ गया ना? तो अगर आपको याद करना ही है ना तो इन दोनों को याद करने से बेहतर है ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लो। गॉसियन पल्स का एक्सप्रेशन सभी को याद होता है, अगर आपको नहीं याद है तो कोशिश आप ये करें कि आप इस स्टैंडर्ड वाला एक्सप्रेशन याद रखो और यहाँ से बाकी सारे रिजल्ट्स को डेराइव करो, तो आपके लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा चीज़ों को लिखने का। समझ आए? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ये काफ़ी जगह पे आपकी हेल्प करता है। और अगर खासकर आप की ब्रांच ईसी है तो फिर तो आपको तो ये याद होना ही चाहिए ना, फिर तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस केक वॉक होते हैं, क्योंकि आप रैंडम वेरिएबल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताना ज़रा, ये अभी भी मैंने आपको करवाया। ये पूछा है क्वेश्चन, अब इसका आंसर गलत मत करना बिल्कुल। अभी अभी मैंने आपको समझा दिया कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। आंसर देखो, अपने आंसर को एडजस्ट करते हैं। इसको करना एडजस्ट, तो यहां से आपको दिख रहा म्यू को क्या रखना पड़ेगा 0, और यहाँ पे जो 2 सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, ठीक है। तो हमेशा यहीं से कंपैरिजन कर लिया करो, यहाँ से अगर आप कंपैरिजन कर लो ये, ठीक है, तो बस इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करने के बाद ये वैल्यूज पता चल गई, पुट कर देते हैं इसमें दोनों वैल्यूज। जब इसमें दोनों वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा -∞ to ∞। अब देखो 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 रखने को बोल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2π e⁻⁻ x² dx। आंसर आपको कितना मिल जाएगा 1। समझ आ गया? सो व्हाट शुड बी द आंसर? सी। ओके, आ गया। x² = t पुट करके क्या कर लोगे आप? ठीक, x² = t पुट करने से कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना उसको रेले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। रेले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यहाँ पे आपका x प्रेजेंट होता है, बट लिमिट 0 से ∞ तक जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेन क्लास में भी करवाया था, दोबारा भी करवा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे आपकी दो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एक तो कॉस साइन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ऊपर से ये थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली देखने में लिमिट 0 to π/2 नहीं दे रहा है। जनरली जब भी आपके कॉस साइन वाले क्वेश्चन आते हैं तो लिमिट आपको हमेशा कहाँ से कहाँ मिलती है, 0 to π/2। तो फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर बताओ। सो एवरीवन वेरी क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क भी डाले जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं जो क्लास में क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद से आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल इंटीग्रल्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप क्रैश कोर्स में जाइए। वही चीज़ रोज़ रोज़ यार तुम लोग पूछते हो, रोज़ रोज़ मैं बताता हूँ। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप कैलकुलस वाला लेक्चर खोलो, उसमें मल्टीपल इंटीग्रल्स के लेक्चर्स करा रखे हैं, वो जाके आप देख लीजिए, या तो PDF पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप उनके क्वेश्चंस आके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, 0 to π/6 cos to the power 4 3 थीटा। नेक्स्ट दे रखा है sin to the power q 6 थीटा d थीटा, ठीक है, ये आपको मेंशन किया है। आई
चलो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 थीटा को मानता हूँ टी। जब मैं 3 थीटा को टी मानूंगा तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से क्या होगी कि लिमिट्स मेरी मुझे डिजायर्ड मिल जाएंगी, मतलब टी की लिमिट मुझे मिल जाएगी 0 to π/2। ठीक है, तो टी के डिजायर्ड लिमिट मिल गई, तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ 0 to π/2, क्योंकि देखो आपको दिख ही रहा है जब थीटा को आप π/6 डालोगे तो ये 0 to π/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा cos to the power 4t, या फिर यहाँ से मिल जाएगा sin क्यूब 2t dt। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको यहाँ से एक्सप्रेशन मिला। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं आपके लिए और मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। ये आपको मिल गया 0 to π/2। अब देखो यहाँ पे ये जो sin 2t लिखा हुआ था ना, इसको मैं 2 sin t cos t लिखना चाहता हूँ, तो ये आपको मिलेगा cos to the power 4t 8, ये क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा sin क्यूब t cos क्यूब t dt। समझ आ गया ना सभी को? तो i की वैल्यू आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगी, 8 को हम ले लेते हैं बाहर, ये मिला 0 to power π/2 एंड sin क्यूब t इंटू कॉस टू द पावर 70 dt। ज़रा इसको चेक कर लो, अगर यहाँ तक आप कंफर्टेबल हो तो आगे हम लोग चल सकते हैं। अब जरा देखो ये लिमिट बहुत स्टैंडर्ड होती है, सबको इसको लिखना आता है। इसको लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लिमिट आनी चाहिए 0 to π/2। आप क्या करना, 3 दिख रहे हैं तो 3 को क्या लिखोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब 2 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको क्या मिल जाएगा 0, तो ये तो मिला यहाँ से। अब देखो सेकेंड वाले में यहाँ पे दिख रहा था 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, मिला 6। अब इसको घटाते जाओ 2, 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 0। अब एक्स्ट्रा 2 इसमें से घटा नहीं सकते क्योंकि वो 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 3 हो गए 10, और 2 2 की गैपिंग लगा दो, 8 4 2। अब 0 तो लिख नहीं सकते, ये आ गया आंसर। अगर दोनों पावर्स इवन होती तो इसमें π/2 का एक फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देते, बट दोनों पावर में से दोनों ही इवन नहीं थे, इस वजह से हम π/2 का फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करते। π/2 का मल्टीप्लाई करते जब ये दोनों आपके इवन हो जाते हैं। इसको 8 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 8 से क्यों किया, क्योंकि ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कोई रूल नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 24 48 8 4 10 5 3 15। ठीक है, तो आप चेक कर लो, आपका आंसर 8/3 आ रहा है। कितना आ रहा, 15। अच्छा, ये ऊपर से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 8, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1/15। ठीक है, चेक कर लीजिए, आ गया सबको समझ में? कहाँ पे डिवाइड बाई 3 करना था, डिवाइड बाई 3 ये dt वाला भी तो एक्स्ट्रा फैक्टर लाना था। अब ठीक है ना, 8/1/15। चलो, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ये सीख सकते हैं कि जब भी आपके पास साइन और कॉस के मल्टीपल पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो लिमिट आप उसमें हमेशा कितनी लेके जाओगे, लिमिट हमेशा 0 to π/2 लेके जाना। लिमिट 0 to π/2 लेके जाने के लिए कभी कभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेना, 1/15 ही आ रहा था या फिर 8/3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो 1/5 आ रहा था। 3 से जो आप मल्टीप्लाई करोगे 8 3 6, 8 यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 ऊपर से 6 2, ठीक, 1/15। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जब भी आपको साइन और कॉस की पावर्स दिखती है ना, आप साइन और कॉस की पावर्स को डायरेक्टली मत देखिए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि ये जो लिमिट आपको यहाँ पे दिख रही है ना π/6, इसको आप कैसे π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो भी डिजायर्ड आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, और उसके बाद जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे ना, जिसमें साइन की पावर, कॉस की पावर या फिर साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन की पावर्स होती थी, उनको आप डायरेक्टली कैसे रिड्यूस करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ओके, ठीक। 1/3 वाला फैक्टर भी आ रहा था ना, इस वजह से आपका 1/15 करेक्ट हो जाएगा। फाइन, चलो देखो, देखो जिनको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो स्पेशल क्लास में जाओ यार, मैंने बहुत डिटेल में स्पेशल क्लास में करवा रखा है। ठीक है, बीटा फंक्शन से बिल्कुल किया जा सकता है। इनफैक्ट बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ही साइन और कॉस के फॉर्म में आती है, बट बीटा फंक्शन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन याद रखते हैं। तो अगर आपको
बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की और डिटेल चाहिए तो आप स्पेशल क्लास में जाके मेरी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसको कवर करा है। चलो ये क्वेश्चन देखो यार, इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, आंसर निकालते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन में ये बता दो कि ये जो भी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे जो डी या रीजन मेंशन कर रखा है वो रीजन है क्या। इसने खुद बोल रखा है ये डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या हो गया कि x, और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। डिस्क का मतलब क्या हो गया कि आपका x और y दोनों पैरामीटर वेरी करेंगे ना। ये खुद बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, या फिर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, अगर मैं ये सर्कल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर मैंने ये सर्कल लिया तो इस सर्कल के अंदर का पूरा जो रीजन है ना वो डी है, क्योंकि इसके अंदर के जो रीजन्स होंगे उसमें हर एक पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 से कम। तो ये डी की बात कर रहा है। तो पहले तो हमने डी को ही डिकोड कर लिया। डी उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि एक डिस्क है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब इस डिस्क के अंदर पूरा का पूरा रीजन आ गया। अब अगर इसके अंदर पूरा का पूरा रीजन आ गया तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बदलेंगे, दोनों चेंज होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होता एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते टाइम पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें याद रखता कि जो मेरा आर है वो भी यहाँ पे वेरिएबल है और जो मेरा थीटा है वो भी यहाँ पे वेरिएबल। समझ गए ना सब लोग। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे कि जब भी सर्कल की बात होती है, जब भी सर्कल की बात होती है या जब भी आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो, तब वहाँ पे हमेशा जब x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा डालते हो तो r वहाँ पे कांस्टेंट होता है, सिर्फ थीटा वेरी करता है। जबकि जो आपका डिस्क बन जाता है, जो आपकी सरफेस होती है, या फिर जब आप डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो या ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसी सिमेट्री दिखती है, तो जब आप वहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हो, तो उन सारे केसेस में आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका आर भी वेरी करे, थीटा भी वेरी करे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी, फिर आप डी एक्स डी वाई कैसे लिखते हो, तो डी एक्स डी वाई लिखने के लिए आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट मत करो, सिंपली डी एक्स डी वाई को आपको लिख देना चाहिए आर डी थीटा। इसके दो तरीके मैंने बताए थे, या तो आप जैकोबियन से इसको लिख सकते थे, या तो फिर डायरेक्टली इसको याद कर लो जैसा सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। तो ये मिला आपको 1/2 पाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी आर साइन थीटा, ठीक है, ये आपको मिल गया +10। डी एक्स डी वाई की वैल्यू आप सबको दिख रही है आर डी थीटा। चलो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आप देखिए, यहाँ पे बन गया कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बन गया कॉस थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई। तो इसके साथ जो भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बना आर स्क्वायर डी आर कॉस थीटा डी थीटा। बट कॉस थीटा में अगर आपने थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई लगाई तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल इंटीग्रेशन में 0। वैसे इसका देखो आर साइन थीटा को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर डी आर तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, बट जब साइन थीटा पे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा 0 में। तो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन यहाँ से आपको मिलना चाहिए ना इंटीग्रेशन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस 10 का कंट्रीब्यूशन आपको समझ आना चाहिए, आर डी थीटा। डी थीटा वाला इंटीग्रेशन अपने आप होकर 2 पाई हो जाएगा, तो ये 2 पाई को कैंसिल कर देगा, बाहर एक 10 का फैक्टर ले लो, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बचेगा आर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 0 से लेके 2। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे पुट कर दो 0 से लेके 2, तो आंसर यहाँ से आपका आ जाना चाहिए 20, 10 × 2। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाना चाहिए 20 आ जाना चाहिए। 40 पाई भी आंसर ठीक है, बट उसको 2 पाई से डिवाइड भी करो। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करके सिर्फ 40 पाई आंसर निकाला है तो बाद में उसको 2 पाई से आप डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। समझ आ गया सबको? तो आंसर इसका क्या हो जाता 20। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो जितने भी डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना होता है, जितने भी डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, डबल इंटीग्रेशन में तो आर भी वेरी करता है, थीटा भी वेरी करता है, और डी एक्स डी वाई को इंटीग्रेट मत करो, सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दो आर डी थीटा। यही काम अगर आपको सिंगल इंटीग्रेशंस में करना होता है तो सिंगल इंटीग्रेशंस में सेम काम करने के लिए आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखते, बट वहाँ पे r कांस्टेंट होता, सिर्फ थीटा वेरी करता, और वहाँ पे dx dy की वैल्यू भी प्रॉपर डिफरेंशिएट करके निकालते। मतलब अगर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख रहे हो तो dx निकालना पड़ेगा आपको वहाँ से, dx विल बिकम -r साइन थीटा डी थीटा। वैसे ही y इक्वल टू जब आप r साइन थीटा लिखोगे तो dy प्रॉपर निकालना पड़ेगा आपको वहाँ पे, विच इज r कॉस थीटा डी थीटा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो और इसका आंसर बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है या फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। पहले तो इसका लोकस बना लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जेड क्यूब। ये सब लोकसेस मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाए थे। देखो इसका लोकस बनाने को बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जेड क्यूब। इसका लोकस कैसे बनेगा, अगर साथ में उसने ये भी बोल रखा है जेड आपका 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ उसने मेंशन की। तो इसका लोकस आप कैसे बनाओगे, इसका लोकस बनाने के लिए पहले आप जेड इक्वल टू 0 डालोगे इसमें, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। फिर कुछ जेड इक्वल टू 1/2 डालोगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/8। फिर आप इसमें जेड इक्वल टू 1 डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब अगर आप ध्यान से नोटिस करते ना तो यहाँ पे देखो जो डिस्क था वो कितने रेडियस के अंदर बन रहा था, 0 रेडियस के अंदर। ये भी एक डिस्क है जो 1/8 रेडियस के अंदर बन रहा है, ये भी एक डिस्क है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं ना तो असल में आपको ये लोकस ना कुछ अजीब ही टाइप का मिल रहा है, सारा सॉलिड मिल रहा है सब कुछ। पहले यहाँ पे एक मिला, फिर एक सर्कल यहाँ पे मिला, ये भी सॉलिड था, फिर एक सर्कल यहाँ पे मिल गया, ये भी सॉलिड ही था। जैसे जैसे जेड बढ़ाते जा रहे हो ना ये एरिया बढ़ता जा रहा है। सपोज ये जेड इक्वल टू 1 मिल गया, ये भी सॉलिड। इसका लोकस बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ना तो ये कोन है ना तो ये पैराबोलॉइड है, ये कुछ जनरल ही है, जैसा मैंने अभी बताया ना कि ये थोड़ा अजीब ही है कुछ ऐसा कुछ। तो ये इसके अंदर में क्या बना, पूरा का पूरा जो सॉलिड आप देख रहे हो ना अंदर तक पूरा भरा होगा, ऐसा नहीं होगा कि अंदर से हॉलो होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना छोटे छोटे डिस्क को, एक डिस्क यहाँ उसके ऊपर एक डिस्क, ऐसे डिस्क का साइज भी बढ़ता जा रहा है, सारे डिस्क को वो एक साथ कंबाइन कर दे रहा है जेड इक्वल टू 0 से 1 के बीच में। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास ना एक सॉलिड बाउल टाइप का कुछ आ जाएगा। सॉलिड बाउल मतलब बाउल तो ऐसे खाली होता है, बट आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक खाली बाउल है और उसके अंदर जो जगह है ना उसमें भी आपने पूरा का पूरा कांच या फिर जो स्टील भरना था वो पूरा स्टील आपने भर दिया। समझ पा रहे हो सभी लोग, बाउल जैसे आपने देखा होगा तो बाउल के अंदर का एरिया तो खाली रहता है ना, यहाँ पे वो एरिया भी खाली नहीं है, उसने पूरे के पूरे एरिया में जो आपके कांच आते हैं या जो भी आपका स्टील आता है उसकी भी पूरी स्टैकिंग उसने कर दी। तो ये पूरा अंदर से कंप्लीटली भरा हुआ है जो यहाँ पे लोकस इसने मेंशन किया है। तो ये लोकस को आप क्या बोलोगे, दिस लोकस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जेड क्यूब। समझ आ गया ना सभी को, चेक करिए और बताइए। तो क्वेश्चन पे तो हम आते हैं थोड़ी देर में। क्या आपको लोकस समझ में आया कि ये जो उसने मेंशन किया था इसको बनाया कैसे गया। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएगा, बट आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि इसको हमने बनाया कैसे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द 3 डायमेंशनल रीजन आर ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस। तो ये देखो 3 डायमेंशनल रीजन है ना, ये तो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया, ये एक 3 डायमेंशनल रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है आर का वॉल्यूम बताइए। किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, 1 लिख देते हैं, dx dy dz लिख देते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा था आपको कि सर्कुलर सिमेट्री है, तो अगर सिमेट्री है सर्कुलर है तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दें हम लोग, आर डी आर डी थीटा डी जेड लिख सकते हैं ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। या फिर अगर आप डी एक्स डी वाई आपको पता है कि आर डी आर डी थीटा रहेगा, डी जेड को आपने वैसे ही रहने दिया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह रखने की कोशिश करो। आप ज़रा यहाँ पे देखो, आपको जो उसने रीजन मेंशन कर रखा है वो रीजन है कौन सा, वो रीजन उसने मेंशन कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जेड क्यूब। ऑब्वियसली ये 0 से तो ज़्यादा हो गए। यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं आर कॉस थीटा डालता हूँ, y इक्वल टू आर साइन थीटा डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे डी एक्स डी वाई कितना मिल जाएगा, आर डी थीटा। समझ आ गया ना। तो ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसका यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देखता, ठीक है, और यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लेता, तो एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन आपको क्या मिलता है, सभी लोग बताएंगे मुझे। क्या आपको एक डिस्क मिल जाता है, प्रोजेक्शन एक हमेशा 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था, है ना। और इस डिस्क की वैल्यू कितनी होती है, कि आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली डिस्क थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, लेस देन और इक्वल टू 1, यस और नो। तो अगर मैं ऊपर से इसका प्रोजेक्शन लेता तो प्रोजेक्शन मुझे एक्स वाई प्लेन में क्या मिल रहा है, एक डिस्क। मतलब एक्स वाई प्लेन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। मतलब एक्स वाई प्लेन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। या फिर अगर हम ऐसा सोचते कि सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लेके जाता तो यहाँ पे मुझे आर डी थीटा में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे प्रॉब्लम हो रही है हमेशा जेड में। तो जेड को हम लोग कैसे किल करते हैं उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते थे,
0 to r square to z cube आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते थे z पावर 3/2। समझ आ गया ना? तो आपको यहाँ से देखो r का भी एक्सप्रेशन मिल गया, dr का भी मिल गया, d थीटा का भी मिल गया, तीनों चीज़ें यहाँ पे पुट करते हैं। अगर देखो आप यहाँ पे r की लिमिट पुट करो 0 से लेके z टू द पावर 3/2, अगर आप यहाँ पे अगेन कोई और पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं, z की लिमिट तो पता ही है 0 से 1, और क्या बचा यहाँ पे थीटा, तो थीटा की लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 2। यहाँ से अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर लें r dr d थीटा और कैलकुलेशन चेक करिए और बताइए, समझ आया सबको? तो देखो असल में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि आपने इसका प्रोजेक्शन लिया, प्रोजेक्शन मिल गया आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ये डिस्क मिल गया। अब डिस्क में आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। अब यहाँ पे जो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो आर डी आर डी थीटा के साथ साथ ये एक्सप्रेशन तो बन ही रहा था। अब उसने जो पूरा का पूरा वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम को हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, ये उसने दे रखा था कार्टेशियन में, कार्टेशियन से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पोलर में। जो आपने इसको पोलर में कन्वर्ट किया तो इसमें r की लिमिट आपको मिल गई, आपने यहाँ पे r की लिमिट पुट कर दी, z की लिमिट आपको दिख ही रही z इक्वल टू 0 to 1, और थीटा जहाँ तक बात है थीटा आप 0 to 2 पाई लिख ही पा रहे हो। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो ये r स्क्वायर बाई 2 हो जाना चाहिए, r स्क्वायर बाई 2। तो चलो मैं 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो ये मिल जाएगा आपको z क्यूब 1/8 2 पाई, पाई/4 वैसे तो मुझे दिख रहा है, बट आप भी एक बार चेक कर लेना है, ठीक है? तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप कर ही लोगे इसको, ठीक? क्योंकि देखो यहाँ से 1/2 तो बाहर आ ही रहा है, और ये z क्यूब में एक पावर और जाएगी तो 1/4 का फैक्टर भी आ जाएगा, लिमिट 0 से 1 है, 2 पाई एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा। तो आंसर आपको कितना दिखना चाहिए? पाई/4। काफ़ी लोगों ने कंफर्म भी किया, द आंसर शुड कम आउट टू बी पाई/4। तो आंसर निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था ना। होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा था। पहले तो मैंने लोकस थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराया, मैंने बिल्कुल आपको आग बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोला, मैंने थोड़ा सा बोला कि लोकस को भी विजुअलाइज कर लो। जो आपने लोकस को विजुअलाइज किया तो आपको एक पूरा का पूरा सॉलिड बाउल दिख रहा था। सॉलिड बाउल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था, आप ऊपर से देखिए और ऊपर से देखने के बाद इसका प्रोजेक्शन ले लो। जब प्रोजेक्शन लेके आप एक्स वाई प्लेन में आ गए तो एक्स वाई प्लेन में आने का मतलब हो गया कि आपने आर डी आर और डी थीटा ये तीन चीज़ें आपने एक जगह पे फिक्स कर ली। तो आपने जब आर डी आर डी थीटा, इसको डी जेड भी यहाँ पे लिख दो, जो आपने आर डी आर डी थीटा एक जगह पे फिक्स कर लिया, ठीक है, इस प्लेन में आने के बाद, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया कि आप इसमें आ गए, कहाँ गया ये, इस वाले एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जैसे ही आप आए, आपने एक्स को माना आर कॉस थीटा, वाई को माना आर साइन थीटा, तो डी एक्स डी वाई तो वैसे भी ये होने वाला था, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये कन्वर्ट हो गया इसमें आर डी थीटा डी जेड में। जब ये आर डी थीटा डी जेड में कन्वर्ट हुआ तो सबकी लिमिट्स की बात आई कि हर एक वैल्यू की लिमिट कितनी कितनी रखनी चाहिए थी। क्वेश्चन में जो हमने देखा तो हमको समझ आया कि जेड की वैल्यू तो उसने मेंशन ही कर रखी थी कि आप 0 से 1 ले लेना। रही बात आर की, तो आर की वैल्यू उसमें दे रखी थी यहाँ पे इनडायरेक्टली, जो कि हमने कैलकुलेट की, आपको मिल गई 0 से लेके z पावर 3/2। तो आपने 0 से लेके z पावर 3/2 डाला, 0 से लेके 1 डाला, 0 से लेके 2 पाई डाला और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ आ गया? ओके, चलो देखो, एक प्रोजेक्शन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी मैंने डिटेल में आपको समझाया था, वहाँ पे एक पैराबोलॉइड का एक एग्जांपल भी कराया था, पैराबोलॉइड का एक एग्जांपल भी करा के आपको समझाया था कि कैसे एक प्रोजेक्शन बनता है और कैसे उसकी मदद से आप क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। तो कल हम लोग पूरी तरीके से वेक्टर के क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस करने से पहले फिर से मैं बोलूँगा कि जो मैंने 2-3 लेक्चर्स आपको करा रखे हैं क्रैश में, उनको या तो 2x स्पीड पे देख के आ जाओ या तो एटलीस्ट PDF थोड़ा रीड करके आ जाना। तो मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी रिवाइज कराऊंगा वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है? तो हमारा अभी तक देखो लीनियर अलजेब्रा अच्छे तरीके से हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन किए लीनियर अलजेब्रा में, कैलकुलस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं PDF में आपको होमवर्क भी देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया fx इक्वल टू आर साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस एस, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया। तो अगर आप यहाँ से f डैश एक्स कैलकुलेट करो
तो आपको मिल जाएगा r π/2 माइनस कॉस π/2x, माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, √2 दे रखा है क्वेश्चन में। ये कितना दे रखा है, f' 1/2 √2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1/2 पुट कर लेते हैं। तो जब आप 1/2 यहाँ पे पुट करोगे यार, तो आपको मिल जाएगा r π/2 cos π/4 इक्वल टू 1/√2। r की वैल्यू तो डायरेक्टली सभी को दिख रही है 2/π, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो आपने वैसे ही रूल आउट कर दिए। अब s की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और, यहाँ s की वैल्यू निकालने के लिए डेटा दे रखा है। तो बोल रहा है 0 से 1 के बीच में इसका एरिया आना चाहिए 2r/π। तो अगर एरिया 2r/π आना चाहिए तो s तो 0 ही हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चलिए देखिए 0 to 1 fx dx, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है एंड इट इज़ मेंशनड एज 2r/π। कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा r इंटू 2/π cos π/2x, माइनस साइन में बाहर ही ले लेता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ 0 to 1। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो s है उसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा s इंटू एक्स, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 2r/π, ठीक है। अब ये 2r/π आपके हो गए सेम, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक। चेक करो, ओके। कितना 4/π, क्यों 4/π, 2/π आना चाहिए ना। f' 1/2 इसने मेंशन कर रखा है। अच्छा √2 मेंशन किया मैंने, 1/√2 लिख दिया ना, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में आई थिंक ये √2 मेंशन किया, आई हैव रिटन इट एज 1/√2, सो लेट मी राइट इट एज √2। तो r आपको मिल जाएगा 4/π, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने 1/√2 लिखा था, दैट इज वाई दिस आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 2/π। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो √2 क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो आप देखिए ज़रा, सभी लोग जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस 1 by 1 लगा रहे हैं, सब लोग मुझे बताइए जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए, मान लो आपको कैलकुलस की बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं भी होती है ना, आपने 12th वाला भी कैलकुलस पढ़ा होता, तो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आप नहीं लगा सकते थे। जितने भी क्वेश्चन 1 by 1 मैंने आपके सामने थ्रो किए, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा होगा कभी ना कभी डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए उसमें अगर मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया होता, तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप अप्रोच नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूँ ना कि कैलकुलस जो होते हैं, कैलकुलस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जो कैलकुलस के क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली ही अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार इंटीग्रेट करो, जो आपसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख दो। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, इसमें मैं कहता हूँ किसी को लोकस नहीं भी पता होगा तो भी वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसको क्या दिखेगा, ये x² y², वो बिना सोचे समझे x को डालेगा r cos थीटा, y को डालेगा r sin थीटा, r की निकाल लेगा लिमिट। एक बार r की लिमिट पता चल गई, थीटा आपको पता ही 0 to 2π, z डालते आंसर कैलकुलेट कर लेते। तो जितने भी क्वेश्चन कैलकुलस में पूछे जाते हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो 99% क्वेश्चंस आपके होते हैं एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस। उनको आप कैलकुलस समझ के अगर अप्रोच करोगे तो हो सकता है आप गलती कर दो। अगर आप सोचोगे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ करते आंसर आ जाएगा, तो आंसर इजीली से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गया? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.